हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? एम द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए पहला, पिंड का वृत्त के केंद्र की ओर त्वरण, दूसरा, पिंड पर आरोपित अभिकेंद्र बल का मान तथा दिशा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मुख्य अवधारणा होगी वह होगी अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हमारे पास किसी भी वस्तु पर तब लगता है जब वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए हमारे पास जो वस्तु होती है इसकी गति की दिशा हर एक बिंदु पर यहाँ पे परिवर्तित होती है और यहाँ पे हर एक दिशा पे यहाँ पे अगर हम देखें जो वस्तु की गति होगी वो परिवर्तित होगी। तो केंद्र की ओर हमेशा एक बल कार्य करता है, इसे हम अभिकेंद्रीय बल का नाम देते हैं। दिए गए प्रश्न में हमसे यही पूछा गया कि अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं। अभिकेंद्र बल का मतलब होता है हमारे पास सपोज हमने ये मान लिया एक केंद्र है और इस केंद्र से निश्चित दूरी पे कोई वस्तु गति कर रही है, इस तरीके से कि हमारे पास इसकी जो स्थिति है पहले ये ए पे थी, जो केंद्र से दूरी है वो हर एक बिंदु पे यहाँ पे नियत है। दूसरी बार इसकी स्थिति बी पे हो गई, लेकिन केंद्र से ए तक की दूरी, केंद्र से अगर मैं इस बिंदु को बी मानूं, बी तक की दूरी, केंद्र से सी तक की दूरी यहाँ पे हमेशा नियत रहेगी। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वस्तु की गति की दिशा है वह हर एक बिंदु पे यहाँ पे परिवर्तित हो रही है। इस स्थिति में यहाँ पे केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल का नाम देते हैं। प्रश्न के अनुसार अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? तो हम लिख सकते हैं वृत्तीय गति करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे हम यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का नाम देते हैं। अब इस स्थिति में हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा इसका क्या मान होगा और यहाँ पे जो हमारे पास अभिकेंद्रीय बल की दिशा और इसका मान कितना यहाँ पे हमें मिलता है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम सबसे पहले अभिकेंद्रीय या केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण की बात करते हैं, अगर हम इसी उदाहरण को दोबारा से देखें तो हमारे पास जो वस्तु है इस तरीके से वृत्तीय पथ पर गति करती है, हर एक बिंदु पे इसकी जो यहाँ पे गति की दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। हम यहाँ पे ये मानते हैं कि किसी समय पे वस्तु पहले ए पे था, फिर ये बी पे चला गया। यहाँ पे अगर हम वृत्तीय गति करते हुए वस्तु के वेग को देखेंगे तो इसका जो वेग है यहाँ पे हम v1 मान लेते हैं, इस पे जो वस्तु का वेग है ये v2 के बराबर है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो केंद्र के सापेक्ष जो a की यहाँ पे स्थिति होगी इसको हम यहाँ पे r1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। केंद्र के सापेक्ष जो b बिंदु की स्थिति होगी इसको हम r2 से प्रदर्शित कर सकते हैं और इनके बीच का जो यहाँ पे अंतर आएगा ये इसका पथांतर यहाँ पे माना जाएगा। इसी के संदर्भ में अगर हम यहाँ पे वेगों का अंतर देखेंगे तो हमारे पास जो v1 है, अगर मैं इस बिंदु को O मान लूं और इसका जो यहाँ पे वेग निकल के आएगा वो v1 के बराबर आएगा, ये p के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे पास b बिंदु पे वेग है v2, इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। दोनों वेगों का जो अंतर आएगा उसको हम यहाँ पे डेल v से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो r1 r2 के द्वारा बिंदु O पे के यहाँ पे कोण बनेगा, अगर उसका मान हमने थीटा मान लिया तो इस स्थिति में भी हमारे पास यहाँ पे जो v1 v2 के बीच का यहाँ पे कोण होगा ये हमारे पास यहाँ पे थीटा के बराबर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वस्तु है वृत्तीय गति कर रही है, इसका जो यहाँ पे वृत्तीय गति करते हुए हमने मान लिया है हर एक स्थिति पे इसका जो परिमाण होगा वो समान होगा, लेकिन इसकी जो गति की दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है, अगर मैं इसको नाम दे दूं Q, तो दो त्रिभुज बन गए, एक बन गया त्रिभुज O A B तथा जो दूसरा त्रिभुज बनेगा हमारे पास वो बनेगा O P और Q। दोनों त्रिभुज हमारे पास यहाँ पे समरूप होंगे। तो इस स्थिति में अगर हम भुजाओं का अनुपात देखें तो हमारे पास यहाँ पे A से B, इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, A से B का अनुपात हम यहाँ पे किसी एक भुजा के साथ ले लेंगे। हमने यहाँ पे O से B ले लिया, ये हो गया AB और ये हो गया OB के बराबर। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो दूसरा त्रिभुज है
ओ पी क्यू, उसमें भी अनुपात लेंगे तो ये आ गया हमारे पास डेल वी, और यहाँ पे हम कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, इसका मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने ले लिया V2 के बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति की बात करें, यानी जो V1 का मान होगा परिमाण में वो V2 के बराबर आ जाएगा, और त्रिज्या यहाँ पे समान होगी, यानी O से A और O से B की जो दूरी होगी ये हमारे पास यहाँ पे समान निकल के आएंगे, इसको हम R के बराबर लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो AB बटे OB बराबर आ जाएगा डेल V बटे V के बराबर। AB हम यहाँ पे दोनों जो स्थितियां हैं उसके बीच के अंतर को लिख सकते हैं, यानी AB हमारे पास यहाँ पे, इसको हम डेल x या डेल r से प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों स्थितियों के बीच का जो अंतर है इसको हम पथांतर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा डेल x। OB हमारे पास r के बराबर है और यह आ जाएगा डेल V बटे V। अगर हम यहाँ पे दोनों ओर को डेल t से विभाजित कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो ये पूरा मान है, इस मान के द्वारा हम यहाँ पे तो केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे डेल के मान को बहुत ही छोटा यहाँ पे मान के चलते हैं, तो इस स्थिति में हमारे पास जो डेल टी का मान है वो इतना कम है कि इसकी जो मान है यहाँ पे 0 की ओर यहाँ पे टेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिमिट का यूज कर सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस समीकरण का प्रयोग करूं तो ये आ जाएगा डेल एक्स बटे आर गुणा 1 बटे डेल टी बराबर डेल वी बटे वी गुणा 1 बटे डेल टी। तो ये आ गया वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो समय के साथ साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण का नाम देते हैं, इसको हम AC से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे यह आ जाएगा बटे वी के बराबर, और डेल एक्स बटे डेल टी ये हमारे पास यहाँ पे स्थिति में परिवर्तन दिखा रहा है समय के साथ साथ, ये v के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v बटे r के बराबर। तो यहाँ से अगर हम AC का मान देखेंगे तो ये आ जाएगा v का वर्ग बटे r। ये हमारे पास जो केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण है उसे प्रदर्शित करता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो V1 और V2 का मान है परिमाण में तो समान है, लेकिन यहाँ पे इनकी दिशाओं में अंतर की वजह से जो त्वरण यहाँ पे हमें प्रदर्शित हो रहा है, इसी को हम एक तरीके से यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण का नाम देंगे। तो अभिकेंद्र त्वरण हमारे पास तब कार्य करता है जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और केंद्र की ओर लगने वाला जो त्वरण होता है उसे हम अभिकेंद्र त्वरण का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास प्रश्न में ये पूछा गया था कि पिंड पर आरोपित अभिकेंद्र बल का मान तथा दिशा क्या होगी। जैसे हम पहले भी यहाँ पे कह चुके हैं कि हमारे पास जो अभिकेंद्रीय बल होता है ये तब कार्य करता है जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है। जैसे अभी हमने देखा तो वस्तु की स्थिति A थी, कुछ समय बाद वस्तु की स्थिति B के बराबर हो गई। दोनों ही स्थितियों में जो हमारे पास वेग है इसकी दिशा में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, और जब ये दिशा में परिवर्तन होता है तो हर एक समय पे अगर हम इसको देखें तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल का नाम देते हैं। इसको हम FC से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आ जाएगा वस्तु का द्रव्यमान गुणा इस पर केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, जिसको हम AC से प्रदर्शित करेंगे। अब इस स्थिति में अगर हम AC का मान रख दें, जैसे हमने यहाँ पे पहले भी गणना की थी, तो इसका मान आ जाएगा v का वर्ग बटे r। v यहाँ पे वेग को प्रदर्शित कर रहा है, r यहाँ पे त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो अभिकेंद्रीय बल का मान आ जाएगा ये आ जाएगा m इंटू v की घात 2 बटे r के बराबर। और अगर हम इसकी दिशा की बात करते हैं तो इसकी जो दिशा होती है वो त्रिज्यीय होती है। त्रिज्यीय होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होगी ये हमेशा केंद्र की ओर होगी। तो दिए गए प्रश्न से हम ये कह सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल हमारे पास वो बल होता है जो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु पर हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। इसके लिए जो त्वरण का मान होता है ये होता है वेग का वर्ग बटे त्रिज्या के बराबर, और इस पे जो अभिकेंद्रीय बल का मान होता है ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग बटे त्रिज्या, और इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर यहाँ पे संकेंद्रित होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।